हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवी क्लासेज में। आइए शुरू करते हैं बाल मनोविज्ञान व शिक्षण की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से संबंधित काफी प्रश्न रहेंगे दोस्तों। ठीक है, एक नए उमंग, एक नए जोश के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि तब तक नहीं रुकना है जब तक हमको सीटेट नहीं क्वालिफाई करना है। मिशन सीटेट की तरफ के अंतर्गत आइए शुरू करते हैं बाल मनोविज्ञान सीडीपी व शिक्षण, बाल मनोविज्ञान व शिक्षण की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। जो आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों ये जो प्रश्न करवाया जा रहा है, यह तो नहीं कि हाँ यही प्रश्न आएगा, लेकिन प्रश्न आने की प्रकृति, प्रश्न कहाँ से पूछा जा सकता है और प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, अगर आप इसका निरंतर अभ्यास किए रहेंगे तो आपका क्वेश्चन जो आएगा आप सही सही उत्तर देकर आएंगे दोस्तों। इसका सबसे मायने रखता है टाइम मैनेजमेंट, समय का विश्लेषण या प्रबंधन कैसे किया जाए दोस्तों, वही बहुत मायने रखता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न, जो कि आपके सामने है। प्राथमिक स्तर पर, कहाँ दोस्तों, यहाँ पहले प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना और उसके विषय में जानना सीख लीजिए कि प्रश्न पूछना क्या जाता है आखिर। तो दोस्तों पहले दे दिया प्राथमिक स्तर, यहाँ पे कुछ पॉइंट उसको ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में, किसमें, बालक में नहीं दोस्तों, शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। क्या विशेषता है, क्वालिटी की। जो प्राथमिक स्तर का जो विद्यालय होता है उसमें जो शिक्षक होते हैं, वह जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से सबसे अच्छी गुणवत्ता शिक्षक की क्या होना चाहिए, बालकों को सिखाने के रूप में। फिर से दोस्तों प्रश्न न समझ में आए, एक बार 2 बार जरूर पढ़िएगा। प्रश्न जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसका सही से उत्तर नहीं दे पाएंगे सीटेट में दोस्तों, क्योंकि इसका जो विकल्प 4 दिया रहता है, एक विकल्प एक चारों सही लगते हैं। जब आप प्रश्न का विश्लेषण अच्छी तरह से करेंगे, शब्दों को तोड़ तोड़ के, तब आपको उत्तर सही सही आप दे पाएंगे दोस्तों, अन्यथा कंफ्यूजन हो जाएंगे और गलत उत्तर मार के आ जाएंगे। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर अर्थात 1 से लेकर 6वीं क्लास तक जो अध्यापक होते हैं शिक्षक में, निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए दोस्तों। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण माने रखता है प्राथमिक स्तर 1 से लेकर 6 तक जो अध्यापक होते हैं, उसमें सबसे अच्छी गुणवत्ता क्या क्या होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है दोस्तों पढ़ाने की उत्सुकता। पढ़ाने की उत्सुकता, जैसे हम हैं, छोटे छोटे बालक हैं, मान लीजिए कक्षा 6 में 10 साल या 11 साल के बालक होंगे, तो हमारे अंदर बहुत सी उत्सुकता है कि बालक को पढ़ाएं, बालक अधिक से अधिक बढ़े। लेकिन जब बालक को रुचि नहीं है, उसका पढ़ने का मन नहीं है, तो जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते आप। तो अपने अंदर उत्सुकता भले ही जगाए रहिए, लेकिन बालक के किसी काम नहीं आने वाला। तो दोस्तों यह ऑप्शन यही गलत होता है दोस्तों, पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। आइए देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, धैर्य और दृढ़ता। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर जो भी टीचर होते हैं उनमें धैर्य होना चाहिए, दृढ़ से लगे रहना चाहिए, बालक पढ़े या न पढ़े। धैर्यता मतलब दोस्तों बालक कुछ अनुवादी भी करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, और विभिन्न व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार पे हमेशा कुछ पढ़ने का मन नहीं करता है दोस्तों, खेलने का मन करता है, बार बार करता है। तो आपके अंदर एक धैर्य होना चाहिए, एक दृढ़ता, लगे रहना मतलब मजबूती के साथ लगे रहना चाहिए। बालक चाहे जैसे सीखे, मैं उसे सिखाऊंगा, उसके व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पे, उसके रुचियों के आधार पर। यह कौन कहता है दोस्तों, यह हमारा एनसीएफ 2005 कहता है। क्या दोस्तों, एनसीएफ 2005 कहता है बालक की रुचि व व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। बालक चाहे जैसे सीखे, चाहे वह खेल कर सीखे, खेल में शिक्षा सीखे, विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों का प्रयोग करके सिखाना चाहिए। बालक चाहे जैसे सीखे उसे सिखाना चाहिए दोस्तों। तो यह विकल्प दूसरा। विकल्प नंबर तीसरा क्या दिया है, शिक्षण पद्धतियों और विषयों की ज्ञान में दक्षता। क्या दोस्तों, पद्धतियों मतलब शिक्षण की विधियां जो होती हैं, और विषय जो शिक्षक जो विषय पढ़ा रहा है अपने विषय में उसे उच्च ज्ञान हो। क्या जरूरी है दोस्तों, अगर मान लीजिए शिक्षक विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग कर रहा है, अपने विषय में बहुत अच्छा ज्ञान रखता है, लेकिन बालक पढ़ने का मन ही नहीं है, उसका रुचि नहीं है, बालक को समझ में नहीं आ रहा है,
तो आपके अंदर विषय से संबंधित गुणवत्ता रखने से क्या फायदा। सबसे पहले ज्यादा दोस्तों तो यह भी ऑप्शन कट जाता है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा यहाँ पर। तो आइए देखते हैं चौथा ऑप्शन क्या है, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। जैसे आप हिंदी के टीचर हैं या अंग्रेजी के टीचर हैं, आप अपने भाषा में उच्च ज्ञान रखे हैं और सही सही उच्चारण करके बालक को पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा बालक, उसे इतना समझ नहीं है कि हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, क्या महत्वपूर्ण है, क्या नहीं है, तो अर्थात वह समझने में असमर्थ रहता है। उसको समझकर कब उसका खेलने का मन है, कब उसका पढ़ने का मन है, उसको पढ़ाने की कौन सी विधि सबसे अच्छी होगी, तो दोस्तों यह सबकी जानकारी रखनी चाहिए। और यहाँ सभी ऑप्शन में से ये भी ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाता है। यहाँ पर सभी ऑप्शन में सबसे सही जो उत्तर लग रहा है दोस्तों, और यह है धैर्य और दृढ़ता। मतलब आप अपने आप को धैर्य रखे रहिए कि हाँ बालक सीखेगा, कैसे नहीं सीखेगा, और दृढ़ता मतलब मजबूती से लगे रहिए। उसके व्यक्तिगत भिन्नता, रुचि, उचित शिक्षण विधि, वातावरण का ध्यान रखकर आप उसे शिक्षार्थी कराएगा, तब बालक एक अच्छा अध्ययन करेगा। तो दोस्तों यह था पहला प्रश्न। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा आपके सामने है दोस्तों। ये कि सेशन में आपको हम ज्यादा प्रश्न नहीं करवा पाएंगे, लेकिन दोस्तों प्रश्न कैसे किया जाता है, उसका विश्लेषण कैसे किया जाता है, तथा प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़कर उसका उत्तर सही उत्तर कैसे दिया जाता है दोस्तों, यहाँ पर आपको यह बताया जा रहा है। तथा प्रश्न ज्यादा नहीं करवा पाएंगे, लेकिन दोस्तों गुणवत्ता जरूर देंगे आपको। ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। और जो विद्यार्थी या जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं, कृपया वो सब्सक्राइब कर लें। आपको सीटेट संबंधित सभी मैटर आपको आगे डेली के डेली मिलते रहेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा क्या कहता है। निम्न में से किसमें, निम्न मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा विद्यार्थियों में दोस्तों क्या सृजनशीलता या सृजनात्मकता का विकास करता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं सृजनात्मकता या सृजनशील क्या होता है। सृजनात्मकता वह होता है जैसे जब कोई बालक किसी तथ्य को, जब कोई बालक नए विचार, नए तथ्य, नए नए कार्य करता रहता है, नए आविष्कार करता है दोस्तों, वह सबसे हट के सोचता है, उसे सृजनशील बालक या उचित बुद्धि लब्धि वाला बालक कहा जाता है दोस्तों। क्या वो नए तरीके से सोचता है दोस्तों, क्रिएटिव माइंड, क्या क्रिएटिव माइंड कहा जाता है दोस्तों। तो उसका विकास मतलब सृजनात्मकता का विकास कैसे करता है, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। नहीं दोस्तों यह ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि अच्छी शिक्षा रह के ही क्या करेगा जब वह बालक के काम ही नहीं आएगा दोस्तों। यह एनसीएफ 2005 इसका समर्थन नहीं करता है दोस्तों। उसके अनुसार यह आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। विद्यालय क्या दोस्तों, ध्यान से पढ़िए, विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर ध्यान देना। अगर दोस्तों बालक प्रारंभ में बालक दोस्तों किसी कारणवश उसके जो उपलब्धि मतलब जो प्राप्तांक या जो परिणाम आए हुए वो अच्छा आए हैं, उसके आधार पर उसे सृजनशील समझा जाए दोस्तों, यह कतई सही नहीं हो सकता। वह विकास हमेशा बदलता रहता है दोस्तों। तो यह प्रारंभ विद्यालय जीवन प्रारंभ में बोला है दोस्तों, बाद में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ सृजनात्मकता कब कहेंगे, जब किसी भी समय दोस्तों निश्चित नहीं है, जब किसी भी समय बालक नए विचार से या नए अपने कला से या सीखता है या नया कार्य करता है, चाहे जब प्रारंभ भी नहीं दोस्तों, चाहे जब करता है, उसे सृजनशील बालक कहा जाता है। तो दोस्तों इस अनुसार ऑप्शन नंबर दूसरा भी गलत हो जाता है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन क्या है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल तीसरा सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि अंतर्जात प्रतिभाओं मतलब उसके अंदर जो इंटरनल आंतरिक जो गुण हैं उसको उभारना और उसके आंतरिक गुणों को मतलब बाहर निकल सके, ऐसा उससे संबंधित क्या करना चाहिए दोस्तों, पोषण करना। मतलब उसे एक अच्छा माहौल वातावरण देना जिससे वह आंतरिक गुणों को बाहर निकाल सके एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध करा सके दोस्तों। अगर बालक
क्रिएटिव माइंड सृजनात्मक बालक होगा तो वह अधिक से अधिक प्रश्न करेगा, अपनी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश खुद करेगा दोस्तों। तो प्रश्न करने के और मतलब ऐसा आप उससे वातावरण दीजिए जिससे वह अधिक से अधिक प्रश्न पूछ सके आपसे। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाता है दोस्तों। जो चौथा ऑप्शन नंबर है, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना एनसीएफ 2005 दोस्तों बिल्कुल मना करती है कि वह एक अच्छा परिणाम लाए। यह जरूरी नहीं है कि बच्चे को प्रेशर देकर या बच्चे को मानसिक दबाव देकर उससे यह कहना तुम यह पढ़ो वह पढ़ो तुम अच्छा अंक ले आओ, यह एनसीए 2005 बिल्कुल मना करती है दोस्तों। तो इस अनुसार विकल्प नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए, उसका विश्लेषण कीजिए, फिर प्रश्न के अनुसार उत्तर ढूंढेंगे, तभी आप सही सही दे पाएंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों प्रश्न नंबर आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं और आगे पढ़ते हैं इस सेशन के अगले प्रश्न में। दोस्तों अगर शिक्षण करना है, चाहे बाल मनोविज्ञान का शिक्षण हो चाहे किसी भी विषय का शिक्षण करना है, अगर आपको दोस्तों जैसा कि आपको पता है 150 नंबर में से 75 नंबर शिक्षण पूछा जाता है। शिक्षण जो संबंधित होता है वह बालक के विकास से संबंधित होता है, मतलब कैसे किस तरह से कहां से कौन से विधि से बालक का विकास किया जा सकता है दोस्तों। तो उसके लिए अगर आप शिक्षण करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने मस्तिष्क में या सामने बालक का चित्र बैठा लीजिए और सोचिए कि बालक का विकास किस किस तरीके से हो सकता है, अधिक से अधिक वह सृजनात्मक बालक बन सकता है। अगर यह सोचकर आप शिक्षण करने बैठेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि 100 प्रश्न में से 90 आप सही करके आएंगे। आइए देखते हैं इसी जोश के साथ तीसरे प्रश्न की तरफ। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, क्या दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, आ गया है संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। कौन सा विकास दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास। तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, सबसे पहले आप यह जान लीजिए, यह मानसिक संबंधित विकास है। अर्थात संज्ञान उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति या बालक किसी विषय वस्तु के विषय में उच्च ज्ञान या अच्छा जानकारी या उच्च ज्ञान उच्च बिंदुओं के ज्ञान रखता है, उसे संज्ञान कहते हैं। और यह जो ज्ञान रखता है उसे संज्ञानात्मक बालक या संज्ञानात्मक व्यक्ति कहते हैं दोस्तों। तो यह कथा है, ये जो मानसिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है सबसे अच्छे तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये 4 ऑप्शनों में से सबसे अच्छे तरीके से कहाँ विकास हो सकता है दोस्तों। आइए सबसे पहले अपने मस्तिष्क में अपने आसपास एक बालक को सोचते हैं, उसका विकास कैसे कहाँ ज्यादा होगा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है खेल के मैदान में। यहाँ दोस्तों उसका मानसिक विकास तो होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका खेल के मैदान में शारीरिक विकास होता है दोस्तों। यह पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि खेल के मैदान में बालक दौड़ेगा, धूपेगा, उछलेगा, कूदेगा तो उसके शारीरिक अंगों का विकास होगा दोस्तों। मानसिक संज्ञानात्मक विकास की अपेक्षा शारीरिक विकास अधिक होगा। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय एक कक्षा में, स्कूल एंड क्लासेज। तो दोस्तों इसको छोड़ दें, आइए तीसरा देखते हैं गृह में। क्या दोस्तों बालक अगर गृह में है तो क्या उसका सबसे ज्यादा मानसिक विकास होगा? नहीं, उसका परिवार में जो जो कार्य किए जाते हैं, चाहे वो व्यवसाय हो, शिक्षक हो, समाज हो, इत्यादि जो भी कार्य किए जाते हो, दोस्तों जो बालक देखेगा वही सीखेगा। तो यहाँ संज्ञानात्मक विकास नहीं हो सकते सबसे ज्यादा, और हो सकता है लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार इसमें सबसे ज्यादा नहीं हो सकता। ऑडिटोरियम में मतलब दोस्तों ऑडिटोरियम मतलब लाइब्रेरी, या जहाँ पर एक विशेष चीज का एक लाइब्रेरी होता है, वहां पे नहीं दोस्तों, वहां भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों यह ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाता है। और जीन पियाजे जो संज्ञानात्मक विकास दिए हैं उनमें उन्होंने बताया है कि बच्चों का सर्वाधिक संज्ञानात्मक विकास एक उसकी कक्षा में और उसके विद्यालय में हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है दोस्तों। क्योंकि अगर बालक शिक्षा विद्यालय में है तो यह उचित स्थान पर उचित समय में उचित वातावरण के अंतर्गत वह शिक्षा ग्रहण करेगा। और एक शिक्षक जब उसे विभिन्न रुचियों व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षा देगा दोस्तों, और बालक को गतिविधि करने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए जागरूक करेगा,
तब उसका इन तीनों ऑप्शन में सबसे अधिक विद्यालय की कक्षा में उसका संज्ञानात्मक विकास होगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। यह है दोस्तों प्रश्न नंबर 4 आपके सामने, जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा और मेरी आवाज साफ जा रही होगी, मुझे उम्मीद है दोस्तों। आइए देखते हैं। इसमें कहा है विकास के संदर्भ में, क्या दोस्तों पहले दिमाग में सोच लीजिए, किसके संदर्भ में? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों यहाँ नहीं जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत से स्टूडेंट नहीं जब ध्यान नहीं देते तो उनका उत्तर गलत हो जाता है दोस्तों। तो 150 के प्रश्नों में, सीटेट के 150 प्रश्नों में से 10 प्रश्न आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें नहीं जरूर लगा रहेगा दोस्तों। उस पर आप विशेष तौर पर प्रश्न पढ़ते समय ध्यान जरूर रखिएगा। और दोस्तों देखिए किसके संदर्भ में कर रहा है? विकास के संदर्भ में दोस्तों। तो मैंने आपको विकास बताया है, अच्छे तरीके से बताया है कि विकास, बालक के विकास में बहुत से पक्ष शामिल होते हैं। वह उसका शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, नैतिक पक्ष, बहुत से ऐसे पक्ष शामिल होते हैं जो विकास को साथ लेकर चलते हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं दोस्तों, इनमें से सही आंसर कौन सा है? विकास के प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं। सही बात है दोस्तों, प्रत्येक अवस्था की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे आप 5 साल में होंगे वैसे 10 साल में नहीं होंगे, जैसे 10 साल में होंगे वैसे 20 साल में नहीं होंगे, तथा भाषा, रुचि, व्यक्तिगत भिन्नता, सामाजिक भिन्नता इत्यादि के आधार पर बदलाव होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला इसमें नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन नंबर देखते हैं, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। मतलब दोस्तों क्या बात हो रही है यहाँ पर? स्टिमुलस की बात हो रही है। जरूर दोस्तों बालक को जितना प्रभावित उद्दीपक करेगा और अनुक्रिया दोस्तों उतना ही तेज करेगा, तो जाहिर सी बात है दोस्तों बालक का विकास उतना ही तेज होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है, यह गलत दिया गया है और यही इसमें सही होगा। क्या? विकास उकसाने व बढ़ावा देने से नहीं होता है, यह बिल्कुल गलत होता है। बालक को जितना अधिक उद्दीपक या जितना अधिक अंदर से एक मोटिवेट प्रेरणा मिलेगा, बालक उतना ही विकास करेगा दोस्तों। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। बिल्कुल सही दोस्तों। सांस्कृतिक परिवर्तन मतलब संस्कृति, जैसे किसी एक निश्चित राज्य की, एक निश्चित देश की एक संस्कृति होती है, एक कल्चर होता है, खाने पीने रहने। तो दोस्तों विकास जो होता है इससे प्रभावित होता है, जरूर प्रभावित होता है दोस्तों। जहां जैसा उसका वातावरण मिलेगा वहां वैसा उसका विकास होगा दोस्तों। तो यह ऑप्शन भी इसमें नहीं होगा। आइए चौथा ऑप्शन देखते हैं, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बढ़ाया है, प्रत्येक अवस्था की एक विशेषता होती है। कब बालक शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था इत्यादि अवस्थाओं में एक विशेष उसकी एक लगाव, एक रुचि होती है। जिस प्रकार दोस्तों बालक शैशवावस्था में अपने शारीरिक अंगों से सीखता है और किशोरावस्था कल्पना की अवस्था कहा जा सकता है तथा तूफान की अवस्था कहा जा सकता है दोस्तों। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था की अपनी एक विशेष रुचि, व्यक्तिगत भिन्नता इत्यादि पक्षों से प्रभावित होता है, विशेषताएं होती हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इसमें जो होगा उकसावा बढ़ावा देने से नहीं होता है, तो यही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 में ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्नों का सबसे पहले आप उसका ऑपरेशन या विश्लेषण करना सीख लीजिए, उत्तर अपने आप निकल जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, विकास का अर्थ है। तो दोस्तों मैंने आपको विकास पढ़ा चुका होगा, उम्मीद है कि आपको समझ में विकास अच्छी तरह आया होगा। उसके अनुसार आप यहाँ पे आपको उत्तर देना है। तो विकास का जो ऑप्शन नंबर 4 दिए हैं, चारों ऑप्शन मतलब लग रहा है सही हो जाएगा, लेकिन जब तक इसका हम गहन अध्ययन, अच्छा विश्लेषण नहीं कर पाएंगे तब तक सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। विकास एक परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। जी हाँ दोस्तों, यह बात सही है। मतलब उत्तरोत्तर मतलब दोस्तों क्रम से, सही बात है। सबसे पहले विकास में बाल्यावस्था, फिर सबसे पहले शैशवावस्था,
फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था इत्यादि अवस्थाएं आती हैं। तो दोस्तों एक क्रम से आती है ना। जब बालक सीखता है तो एक क्रम से सीखता है। ऐसा है नहीं बच्चा जब पैदा हो तभी दौड़ना सीख लेता है। पहले वो बैठना सीखेगा, फिर वह घुटने के बल चलना सीखेगा, फिर चलेगा। तो यह बात भी सही है दोस्तों। दूसरा है अल्बेड़ा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। जी हाँ दोस्तों, यह भी सही है। अल्बेड़ा मतलब किसी उद्दीपक के प्रति, जिससे बालक सीखता है उसे उद्दीपक कहते हैं। किसी उद्दीपक के प्रति अंदर से जो एक भावना होती है, चाहे वह भावना सकारात्मक हो नकारात्मक हो, उसे अल्बेड़ा कहते हैं। तो उसके अनुसार फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन दोस्तों, उसके अनुसार परिवर्तन होता है और वह क्रम से होता है। यह भी सही है दोस्तों। अल्बेड़ा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो दोस्तों यहाँ अल्बेड़ा एक शब्द आया है अनुभव। तो अनुभव दोस्तों जब कोई कार्य हम करते हैं, जब दोस्तों पहली बार कोई कार्य करते हैं तो उससे हमें एक अनुभव प्राप्त होता है, हाँ कि यह काम मैंने इतना सही किया, इतना गलत किया, तो उसे अनुभव करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अल्बेड़ा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। जी हाँ दोस्तों, यह भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर चौथा, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों का श्रृंखला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक शब्द आया है परिपक्वता, जो सभी विकल्पों से अलग हो जा रहा है दोस्तों। तो जब कोई बालक पहली बार कोई कार्य करता है तो उसे अनुभव प्राप्त होता है, लेकिन जब बालक वही कार्य बार बार करता है तो उसे अनुभव बार बार प्राप्त होता जाता है। तो दोस्तों उससे परिपक्वता बालक के अंदर उसके प्रति एक उच्च ज्ञान या एक परिपक्वता आती है दोस्तों। तब वहां पे विकास की उत्तरोत्तर श्रृंखला। दोस्तों चारों ऑप्शन में से सबसे सही और सटीक ऑप्शन नंबर 4 है। और दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। दोस्तों ये रही आज के प्रश्नों की श्रृंखला, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिससे हमने सीखा कि प्रश्नों को सबसे पहले तोड़ते कैसे हैं, उसका विश्लेषण कैसे करते हैं, फिर सबसे सही ऑप्शन सटीक चुनते हैं जो उसमें सही है। दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा दोस्तों। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए जो लोग सीटेट की परीक्षा देना चाहते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।